हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे बहुत मजे से होंगे। तो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है, ठीक है। और होपफुली आप लोगों ने तीनों लेक्चर्स अच्छे से देख लिया होगा, तो आपको मजा आएगा आज की क्लास में। और लेक्चर्स बेटा थोड़ा लंबे लंबे हो रहे हैं, नो डाउट, बट उतना नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, समझ रहे हो? अब मैं यार 5-5, 10-10 मिनट के क्लिप्स बना के डालूं, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं, तो पढ़ाई में बच्चा कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं। बात समझ रहे हो? पढ़ाई के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होते। आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। आज लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन। उस पर मैंने आपको वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स कराए थे। कुछ बच्चों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया है, मैंने उनको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज भी दिया है। तो आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको मुझे इंस्टा पे डीएम करना होगा, मैं वहां से आपको फॉरवर्ड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, आज सर क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा बच्चा वो रहेगा ग्राफ, ठीक है। पहला तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। 10th वाले बच्चे डेरिवेशन करने की आपको भी नीड नहीं है, समझ रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। बट जो बच्चे 9th वाले ये लेक्चर को देख रहे हैं वो आईसीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं डेरिवेशन भी करा दे रहा हूं, ठीक। बाकी आप लोग जो 10th में अभी पढ़ रहे बच्चे वो थोड़ा वीडियो को पार करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे अपन डिस्कस करेंगे और अच्छे से। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चा वो है ग्राफ, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर ग्राफ का क्या कहानी है, कैसे है, फलना डिल्ला सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ से समझाता हूं, फिर हमारी चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा नहीं, पहले ग्राफ पढ़ते हैं फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। तो सबसे पहला जो हम लोग बच्चा डिस्कस करने जा रहे हैं ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर मैं इसको लिख रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको ये बुक में बच्चा पोजीशन टाइम ग्राफ के नाम से ही मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। या फिर मैं इसको बोलूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। आपको याद हो, अगर आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाया था। आज मैं उसका यूज करूंगा, इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, बट मैं फिर से आज एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको आता होगा स्पीड बढ़ा लेना, और जिनको लग रहा होगा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं तो स्पीड स्लो कर लेना। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जब चाहो उंगली लगा के रोक सकते हो, जब चाहो उंगली लगा के भगा सकते हो, दोनों ऑप्शन है। ओके सर, तो क्या है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या पोजीशन टाइम ग्राफ कह लो, या फिर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लो, दोनों तीनों सब एक ही चीज है अभी फिलहाल। वैसे डिस्टेंस अपना स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपना वेक्टर क्वांटिटी, तो थोड़ी सी चीजें बदलती हैं। कभी भी अगर हम लोग बच्चा वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन मस्ट हो जाता है, एंड फिजिक्स में अगर एक को आपने पॉजिटिव माना है तो एक को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, समझ गए। कोई आगे गया आपने +10 बोला और डिस्प्लेसमेंट की बात करो अगर वो बैक साइड आ रहा है तो हम फिर कर देंगे -10, तो +10 -10 इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ये सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो सर क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बच्चा आपको कंडीशन देता हूँ, फिर मैं उसके लिए ग्राफ बनाता हूँ। जैसे एकदम आराम से समझो कि ये एक रास्ता है और इस रास्ते पे ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है। जब आपने उसको देखा तो मान लिया मैंने टाइम 0 हुआ था, मैंने जब उसको देखा टाइम 0 हुआ, जब वो चलना शुरू करेगा तो मैं भी टाइम कैलकुलेट करना या गिनना मैं भी स्टार्ट कर दूंगा। तो हमने देखा कि ठीक है टाइम इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे था, मतलब अभी तक ये कुछ नहीं चला है, तो बच्चे इसका डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, और इसकी पोजीशन की बात करूं तो भी 0 पोजीशन पे खड़ा है, ठीक। अच्छा, अब हमने देखा कि टाइम बीतने के साथ जब टाइम हो गया मान लो 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर मान लो 4 सेकेंड, ऐसा, ठीक। अच्छा, अब बताओ बेटा 0 सेकेंड पे वो 0 पे था, 1 सेकेंड पे मान लो 5 मीटर में पहुंच गया, दूसरे सेकेंड में वो 10 मीटर पे, अगले वाले पे 15, उसके बाद वाले पे 20, ऐसा है कंडीशन, ठीक। अच्छा सर, अब मैं बोलूंगा इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो एक बात बताओ सर, आप सबके लिए एक ही क्यों बोल रहे हो? बच्चा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो जब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है और यू टर्न नहीं ले रहा है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट उस केस में हो सकता है, समझ गए। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, उसे थोड़ा पीछे मुड़ा ही नहीं है, तो जब पीछे मुड़ा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट की बात कैसे होगी, समझ गए।
तो उस केस में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैंने पहले भी इस बात को रिपीट किया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है सर? तो मैंने कहा इसके लिए अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो चलो बच्चा हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। बहुत आसान है, एकदम आराम से पढ़ो, ठीक है। क्या है सर? आप जरा बच्चा समझो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, ठीक है, टाइम। और ये टाइम जो है ये सेकेंड में दिया हुआ है, और इसको मैं इसके भी फिलहाल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? ओके, सब ठीक है। ये चार्ज नहीं हो रहा है, होने लगा, चलो देखो। तो सर अब क्या होगा? तो आप जरा खुद सोचो बच्चा, 1 सेकेंड बाद वो कितना दूर पहुंच चुका है? 5 मीटर पे। तो मान लो मैंने ऐसे यहाँ पे बना लिया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ठीक। तो आप जरा देखो बच्चा, तो जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वो कहां पहुंच चुका है? इस पॉइंट पे। 1 सेकेंड पे वो 5 मीटर पे है। 2 सेकेंड में बच्चा अगर हम देखना चाहें तो टू 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 ऐसा। सेकेंड पे कहां पे बच्चा? 10 मीटर पे है। थर्ड सेकेंड में देखो सॉरी, थर्ड सेकेंड में ये कहां पर है? तो आप ध्यान से देखो तो ये 15 पर है। फोर्थ सेकेंड में ये कहां पर है देखो बच्चा? तो 20 पर है। ये देखो फोर्थ पे 20 ऐसा। तो इसके लिए हर एक देखो, हर एक पॉइंट मैंने ऐसे बना लिया। अब आराम से इन सारे पॉइंट्स ऐसे करके जोड़ दो, ये बन गया भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आया बच्चा बात समझ में? ये हमने क्या बना लिया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा सर ये बात समझ में। अब मैं कंडीशन थोड़ा बदलता हूं। मैंने कहा कि मान लो 4 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड तक ये यहां पे सो गया, ठीक है, ये यहां पे सो गया। तो सर अब कैसा ग्राफ बनेगा? और मैंने कहा कि 8 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड मतलब यहाँ पे टाइम कितना? 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। जब यहाँ पे इस पॉइंट पे बेटा देखो 20 मीटर चलने के बाद वो सो गया है। खरगोश वाली चाल है, दौड़ते हुए गया पहले फटाक से, फिर आराम से भैया 4 सेकेंड सोए, सोने के बाद फिर वो चलना शुरू किया मान लो। तो मैंने कहा कि जब टाइम 8 सेकेंड में सोने के बाद जब 9 सेकेंड टाइम हुआ तो वो पहुंच गया 25 पे। जब 10 सेकेंड टाइम हुआ तो वो पहुंच गया 30 पे। तो सर अब आगे के पोर्शन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा? तो अब देखो वो पहले बच्चा चला 0 से चलते हुए कहां तक पहुंच गया? 20 पे। तो देखो 0 से चलते हुए कहां तक पहुंच गया? 20 पे। देखो इधर 20, ये 20 का 20 मीटर तक पहुंचा है। उसके बाद वो सो गया है तो वो 20 देखो ये डिस्प्ले ऊपर चढ़ रहा है ना, 5 पे चला, 10 पे, 15 पे, 20 पे, तो इसीलिए ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस पॉइंट के बाद बच्चा वो सो गया है। अब सो गया है तो अब कोई तुम्हारे सामने से चलता हुआ गया तो तुमसे दूर जा रहा है, 0, 1, 2 करते हुए 20 मीटर गया, फिर वहां पर आराम से रेस्ट कर पड़ा हुआ भाई साहब, बाद में चलेंगे, है ना। अब जब सोया हुआ है तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो तो 20 रहा, लेकिन टाइम तो नहीं ना सो जाएगा कि भैया तुम रुक गए हो तो टाइम में रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, टाइम तो बढ़ता जाएगा ना बच्चा। तो टाइम देखो बेटा कहां से 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक सोया रहा, तो टाइम 4, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, आपको एक ही जगह में समझा देता हूं, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। 5, 6, 7, 8 और बड़ा ले लेते हैं, मान लो 9, 10। अब क्या हुआ कि 4 से लेकर 8 तक में वो सोया रह गया, तो देखो ये 20 ऐसे ही रह जाएगा, बट टाइम तो बढ़ेगा ना, तो देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद देखो 9 सेकेंड पे वो कितना पहुंच गया है? 9 सेकेंड पे 25 पे। तो मान लो अगर मैं इसको और ऊपर लेता, कुछ ऐसा यहाँ पे ये 25 होता, तो 9 सेकेंड में बच्चा देखो ये ऊपर चढ़ा है, तो अब ग्राफ कैसा बन जाता? देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे सोया हुआ है, तो अब देखो जब 25 ऐसा, और ये रहा बच्चा 9 सेकेंड पे ऐसा, तो ये देखो ऊपर चढ़ गया। समझ गए? तो ये इस बंदे की जैसी चाल थी, वो चाल को मैंने ऐसे ग्राफ पे आपको समझा दिया। समझ में आया? तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आता है, अब मैं इसको आपको तो मैंने कंडीशन बता दिया, अगर आपको मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ और आपसे पूछता कि बताओ बॉडी रेस्ट पे कहां पे है, और इसको अगर सेगमेंट में बना लेता, कुछ नाम दे देता, O, A, B, C। अब आपसे पूछा कि बताओ बॉडी रेस्ट पे कहां पे, तो सर A to B में वो सोया हुआ था। क्यों? क्योंकि सर वो डिस्प्लेसमेंट देखो कुछ भी नहीं कवर कर रहा, लेकिन टाइम बढ़ते जा रहा है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि हाँ सर ये किसमें बैठा हुआ है? रेस्ट में, A to B में ये रेस्ट में बैठा हुआ है। क्लियर है? समझ में आया? चलो
और सीखते हैं सर, और क्या सीख सकते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब मैं अगर यूनिवर्सल, चलो मैं इसको ना थोड़ा आपको कंफ्यूज ना करके सिंपल सा लेके चलता हूं। सपोज करो बच्चा अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। कहानी बदलेगी बच्चा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पे कुछ और मिलता है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें स्पीड मिलेगा, स्लोप, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वहां वेलोसिटी मिलता है। मैं समझाता हूं स्लोप वगैरह सब कुछ, समझो इधर। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं। जिन्होंने नहीं देखा बेटा, साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, मोशन लेक्चर 1 सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, मान लो बच्चा मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बना रहा हूं किसी के लिए, एक यूनिवर्सल मैं बना देता हूं। देखो, तो इस वाले एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम, और इधर मैंने ले लिया एक्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चा। और मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, बच्चा मैं ऐसे बना देता हूं, देखो मैंने ऐसे करके ग्राफ बना दिया, ठीक। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन का। अब आप मेरे से पूछो सर यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा है नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चा होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन कह रहा है। सर मतलब जैसे मैंने कहा कि 0 से 1 सेकंड में वो अगर 5 मीटर चला है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से वो 5 ही चलेगा, उसके नेक्स्ट सेकंड में फिर कितना चलेगा, 5 ही। जैसे आप यहीं पे देखो ना बच्चा, फर्स्ट 1 सेकंड में, पहले 0 to 1 सेकंड में वो कितना चला है, 5, नेक्स्ट 1 से 2 सेकंड हुआ, तो यहां आप बोलोगे सर ये तो 2 सेकंड हो गए। अबे नलायक, 1 सेकंड से इन दोनों इंटरवल मतलब होता है 2 के बीच का देखने का, तो 2 to 1 में ये भाई साहब फिर से 5 से कितना गए, 10, तो 5 पे तो पहले ही था ना बच्चा, अब मैं पहुंचा है 10 पे, तो टोटल कितना चला, फिर से 5 ही तो चला। फिर 2 से अगर 3 सेकंड के बीच में देखें, 2 से 3 सेकंड, यानी हम इस इंटरवल को देख रहे हैं, तो इस इंटरवल में वो 10 पे तो ऑलरेडी था, 10 से कहां पे पहुंचा, 15 में। तो हर एक इंटरवल में अगर हम देखें तो हर इंटरवल में कितना चल रहा है, 5 ही तो चल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए, चल। तो अगर बच्चा मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाला जो है, ये मान लो अभी आपको एक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। समझ गए, ये डिस्टेंस को, ये टाइम को, और ये जो मैंने बनाया इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप। इस चीज को बच्चा क्या कहते हैं, स्लोप, 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 ठीक है। और वैसे भी आप जरा याद करो, झूले वगैरह में अपन नहीं झूलते ऐसे मस्त सर करके आ जाते हैं, तो स्लोप पे ही तो जाते हैं ना, समझ में आया। फिजिक्स में बच्चा कभी भी अगर हमें स्लोप निकालना होता है कि स्लोप कितना होगा, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्लोप इज इक्वल टू, बच्चा हम क्या लिखते हैं, tan थीटा, एंड tan थीटा इज व्हाट, दैट इज p बाय b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो बच्चे सीधा इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्लास 10th वालों के लिए दिक्कत नहीं है, वो पूरे एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने वाले हैं। 9th वाले देख रहे हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। बाकी बच्चा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर जाके फर्स्ट लेक्चर देखें, वहां पे मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। फिलहाल मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने पूरा रिलेशन बताया था, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है, और ट्रिग्नोमेट्री वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ कहां पे, तो सर ट्रिग्नोमेट्री वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। और क्या देता है हमें ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स और ट्राइंगल्स के साइड के बीच का रिश्ता, एंगल्स और साइड के बीच का रिश्ता। ये चीज मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बेटा, फर्स्ट लेक्चर पर जरूर देखो, अभी मैं वहां जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो थीटा, अगर ये थीटा बच्चा, तो थीटा के अपोजिट वाले को हम कहते हैं, अभी अभी इतना याद रखो, परपेंडिकुलर, और थीटा जिसपे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, ठीक, समझ में आ गया। एंड tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, p बाई b। अब आप बोलोगे सर स्लोप को हम लोग tan थीटा क्यों लिखते हैं, तो उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, आप जरा ध्यान से देखो, तो ये जो स्लोप है ना बच्चा, स्लोप, ये स्लोप दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक p पे और एक b पे। अब बोलोगे सर कैसे, आप खुद जरा लॉजिकली सोचो कि अगर हम लोग p को देखो, अगर ये मैंने कहा ना ये स्लोप है, अगर आप बच्चा p को चेंज कर रहे हो, देखो p को चेंज करो मतलब ये जो हाइट है इसको अगर डिक्रीज करोगे, देखो स्लोप पे फर्क पड़ रहा है, स्लोप कम हो रहा है ना, दिख रहा है, स्लोप आपको लग रहा है ना कि हाँ सर कम हो गया पहले से। ये देखो यहाँ पे ये था आपका परपेंडिकुलर, अगर आप परपेंडिकुलर को चेंज करोगे, देखो p को चेंज कर रहे हो तो स्लोप भी चेंज हो रहा है। तो देखो p को जब छोटा कर रहे हो तो b बड़ा हो रहा है, और b को जब बड़ा कर रहे हो तो b को जब छोटा कर रहे हो तो b बड़ा हो रहा है। मतलब ये जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस हाइट पे और इस बेस पे। इस हाइट को हम क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर, और इस बेस को, ये रहा हमारा बेस जिसके ऊपर एंगल है।
तो ये जो बच्चा स्लोप है, स्लोप ये किस पे डिपेंड कर रहा है? P और B पे। समझ में आया? और इस P और B को आपस में रिलेशन कौन देता है? तो सर ये tan थीटा देता है। tan थीटा आपस में किसको रिलेट करता है? P और B को। इसीलिए स्लोप इज इक्वल टू हम लिखते हैं tan थीटा। समझ गए? पक्का? जिनको थोड़ा बहुत अगर हॉटस्पॉट डाउट लग रहा है प्लीज लेक्चर 1 को एक बार जरूर देखिए। ओके, तो सर यहां तक बात समझ में आ गई। तो स्लोप इज इक्वल टू पूरी फिजिक्स में बच्चा जब भी स्लोप निकालना हो तो tan थीटा मतलब p बाय b, स्लोप निकालना मतलब tan थीटा मतलब p बाय b। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी समझाता हूं, आप जरा खुद सोचो स्लोप कब ज्यादा होगा कब कम होगा। अच्छा अभी बताओ, अगर मैंने अपने हाथ में भी मार्कर रख रखा है ऐसे, या फिर मान लो मेरे पास कुछ तो अभी दिख नहीं रहा है, चलो मार्कर से काम चला लेते हैं कि मेरे पास ये रहा मार्कर ऐसा। तो अभी आप खुद देखो बच्चा, तो अभी ये क्या स्लोप बना रहे क्या? क्या तुम इस पे ऐसे रहोगे तो सरकते हुए निकल जाओगे? तो नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अभी तो बच्चा क्या है, स्लोप जीरो, कोई स्लोप नहीं है। अब देखो जैसे जैसे हम इसको ऊपर उठाए जा रहे हैं, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो देखो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ वाला एंगल, ये देखो ये जो एंगल है, ये जो बच्चा एंगल है धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है ना बेटा, स्लोप बढ़ रहा है। इस पे तुम बहुत तेजी से सरक के आओगे, इस पे बैठे रह जाओगे, स्लोप जीरो। तो एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है। और अगर मैं किसी चीज को सीधा रख दूं और मैं बोलूं कि इस पे बेटा आप सरकते हुए नीचे आ जाओ, तो क्या तुम सरक के नीचे आ पाओगे? तो सीधी दीवार पे मैं चढ़ के सोचूं मैं ऐसे स्लाइड कर जाऊं तो क्या मैं स्लाइड कर पाऊंगा? सीधा बच्चा मुंह के बल गिरूंगा, धम से मुंह टूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे स्लोप है ही नहीं, तो स्लोप है ही नहीं तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। समझ में आया बच्चा? स्लोप है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। समझे? अब सुनो, जीरो नहीं बोलोगे, ये होता है स्लोप जीरो, ये स्लोप है ही नहीं, ये हुआ स्लोप जीरो, ये स्लोप है ही नहीं मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो अच्छा सर, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। ठीक, अच्छा अब जरा हम लोग इधर देखते हैं फिर से, ये था बच्चा x, ये था हमारे पास t। अच्छा अब बताओ, मैं यहाँ पे इस ग्राफ को देख के आपको बोलूं कि बताओ बेटा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, और आप यहाँ पे ये देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो एक बात बताओ, मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, समझ गए? तो ये वाला बच्चा थीटा, ये अगर x है तो बाय सिमेट्री बच्चा ये भी क्या होगा? x। समझ गए? अगर ये वाला x है तो बाय सिमेट्री ये भी कितना होगा? x। और ये रहा बेस बच्चा t। तो अब यहाँ पे अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। तो अब बताओ इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जो इसके सामने है। जैसे थीटा के लिए यहाँ पे p था तो यहाँ पे थीटा के लिए क्या आ रहा है आपके पास? देखो परपेंडिकुलर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? x। और बेटा जिसके ऊपर बेस मतलब थीटा जिसके ऊपर होता है, किसके ऊपर है? t। तो बेटा देखो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? x बाई t। समझ गए? और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बताओ? तो सर x रिप्रेजेंट कर रहा था, सपोज करो अभी हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डिस्टेंस। और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टाइम को। समझ में आया? तो सर यहां से क्या निकल के आया? यहां से बच्चे ये निकल के आया, याद करो आप लोगों ने पढ़ा था कि सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो बच्चा स्लोप भी क्या आया है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड भी क्या आया है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या मैं इन दोनों से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि सर जो स्लोप होगा वो स्पीड के बराबर होगा? समझे कुछ? जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? स्पीड के बराबर। क्यों बच्चा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सर स्लोप भी क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, एंड जो स्पीड है वो भी डिस्टेंस बाय टाइम होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू स्पीड। तो स्लोप जो होगा वो स्पीड के बराबर होगा किस केस में? अगर वो ग्राफ कौन सा होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर जगह स्लोप बराबर स्पीड हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ग्राफ दिया हुआ है। अगर ग्राफ दिया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें देगा स्पीड। समझे कुछ? पक्का? नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देख लिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है स्पीड। कैसे? तो मैंने रिलेट करके आपको बता दिया। अब थोड़ा सा लॉजिकली जो मैं अब तक बात कर रहा था उसी में बात कर रहा हूं। क्या सर? देखो बच्चा, मैं थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकल भी बता देता हूं और मैथमेटिकली भी दिखा देता हूं। जैसे 10 के लिए ये मैंने आपको टेबल बनवाया भी था, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी एक रह गया, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तीन है, 0, 30, 45, 60, 90,
10 की वैल्यू बेटा 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/√3 होती है, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइंड। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, और फिजिक्स में स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चा बोलो, tan थीटा। ठीक है, और आप जरा खुद देखो बच्चा, तो ये tan की जो वैल्यू है, स्लोप तो tan के बराबर होता है, ये तो क्लियर हो गया। और tan थीटा, अब जरा देखो tan, इसका मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि अगर tan 0 डिग्री है तो आंसर कितना आएगा 0, और 0 मतलब स्लोप भी कितना हो गया उस केस में 0। समझ रहे हो? तो आप प्रैक्टिकली सोचो, सर ये रहा एक, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे समझो, ये रहा, ठीक। अब स्लोप कैसा है 0। अब एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है बच्चा, स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे देखो, ज्यादा स्पीड से गिरोगे और ज्यादा स्पीड से गिरोगे, और जब ऐसे कर देंगे तो इस पे हम स्लाइड कर पाएंगे क्या स्लोप पे? ये तो स्लोप है ही नहीं, सीधा चीज को स्लोप नहीं बोलते। स्लोप किसको बोलते हैं? जब वो ऐसे करके टेढ़ा होता है तब। समझ में आ रहा है? तो जब 90 हो गया तो अब तो स्लोप ही नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, tan 90 डिग्री पे जब हम कहते हैं tan 90 डिग्री, तो ये होता है बच्चा नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे स्लोप भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। समझ गए? और एक बात बताओ, जैसे जैसे बच्चा एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो वैल्यू भी बढ़ रहा है। 0 से बड़ा 1/√3, 1/√3 से बड़ा 1, 1 से बड़ा √3, है कि नहीं? तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे tan भी बढ़ रहा है, और अगर tan बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप भी बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला देखो कि सर अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा इसका मतलब स्लोप भी बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घंटी बजते रहने चाहिए कि हाँ मुझे ये आता है। समझ गए? आगे देखो बच्चा, अब क्या है, अब समझो सर ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। अब क्या है देख, सुनो सर यहां तक तो बहुत अच्छे से क्लियर है, आगे देखते हैं। तो जैसे मान लो बच्चा मैंने एक ग्राफ बनाया, अब मैं आपको कंडीशंस देता हूं तो आपको मजा आएगा। मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने आपसे पूछा कि बच्चा बताओ ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने कहा एक है कुछ ऐसा, जूम छोटा कर देता हूं इसको, मान लो ऐसा, और एक ले लिया ऐसा, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक। मैंने कहा कि ए बी सी के लिए मैंने 3 चीजों के लिए स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है। बताओ पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, तीनों में से किसकी स्पीड मैक्सिमम होगी? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तीन क्वांटिटी के लिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। और मैंने पूछा कि बताओ ग्राफ देख के बच्चे बताओ इसमें किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है हमें स्पीड, ठीक है। तो और जो स्लोप होता है सर वो किस पे डिपेंड करता है? तो सर स्लोप डिपेंड करता है tan थीटा पे, और tan थीटा किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। और थीटा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे tan बढ़ेगा, tan थीटा। अगर tan थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप किसके बराबर होता है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? स्पीड। तो इसका मतलब बेटा जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा। तो आप जरा देखो यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये ज्यादा लंबा है। अरे स्लोप इससे डिसाइड होता है, किससे डिसाइड होता है? एंगल से। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ पे बच्चा देखें तो एंगल ऑफ सी से बड़ा, सबसे बड़ा है, उससे छोटा एंगल ऑफ बी, उससे छोटा एंगल ऑफ ए। तो जिसका एंगल सबसे बड़ा उसका tan सी बहुत बड़ा, और यहाँ मैं ले लूं tan थीटा सी का, tan किसका? बी का, और ये हो गया tan ए का। अगर tan जिसका बड़ा उसका स्लोप सी का सबसे बड़ा, स्लोप बी का उससे छोटा, और इससे सबसे छोटा किसका हो गया? स्लोप, सबसे छोटा स्लोप हो गया बच्चा सी का। तो स्लोप किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर। यानी स्पीड ऑफ सी सबसे ज्यादा, स्पीड ऑफ बी उससे कम, और सबसे कम स्पीड ऑफ सी। समझ गए? कॉन्सेप्ट बच्चा क्लियर होते चलना। हम किससे डिसाइड कर रहे हैं? एंगल से डिसाइड करते हैं। और आपको वो डाटा याद होना चाहिए। डाटा याद रहेगा ना तो आपको स्लोप आप लोग फट से निकाल सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कई बार एग्जाम में, एनटीएससी बच्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसीलिए इसकी वैल्यू जरूर याद रखना कि अगर थीटा, अगर यहां मैं ले लेता हूं थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 पे 0, 30 पे
1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइन। समझ गए? इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लो मैं क्वेश्चन दूसरा देता हूं आपसे। अभी देखो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ चल रहा है ना, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके बाद आएगा, अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब जरा सोचो कि मैंने फिर से बच्चा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लिया, फिर से मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लिया। अब क्या किया मैंने कि ऐसे बना दिया ग्राफ और इस पे बोल दिया ए, इस पे बोल दिया बी, इस पे बोल दिया सी। अब मैं बोलूंगा बताओ ए बी सी में से किसकी स्पीड ज्यादा है? तो जैसे ही आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख के स्पीड पूछेगा तो आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है हमें स्पीड। अच्छा सर, तो एक बात बताओ बेटा, जो पॉइंट सी है ये भी यहीं पे एंगल बना रहा है, पॉइंट बी जो है ये भी यहीं पे एंगल बना रहा है, पॉइंट ए है ये भी यहीं पे एंगल बना रहा है। इसका मतलब बेटा एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए, और तीनों का अगर एंगल बराबर है इसका मतलब बच्चा तीनों का tan भी बराबर है, tan थीटा ऑफ सी इज इक्वल टू tan थीटा ऑफ बी इज इक्वल टू tan थीटा ऑफ ए। समझ गए? तो जब तीनों बराबर इसका मतलब स्लोप ऑफ सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी। इसका मतलब स्लोप किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर, यानी स्पीड ऑफ सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सी। समझ गए? मजा आया? आसान लगा? चलो आगे और देखते हैं, और देखते हैं। चलो सर, ये बात तो सर समझ में आ गई कि आप एंगल से कैसे खेलते हो। कई बार क्या करेंगे बच्चे, आपको ये एनटीएससी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या, आपसे बोलेगा कि मान लो एक ग्राफ है, ऐसे दे देगा, ठीक है, कि ये है रहा ए, ये रहा आपके पास बी, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आपसे पूछेगा कि ये है डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस, और ये है बच्चा टाइम। तो आपसे पूछेगा कि रेशियो बताओ स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, इसका रेशियो बताओ। समझ रहे हो? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बच्चा स्लोप हमें क्या देता है सर? स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है बच्चा? स्पीड देता है। तो सर क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा बेटा स्पीड देता है तो जो स्लोप है वो किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। तो हम कैसे निकालें, देखो जरा। तो स्लोप ऑफ ए किसका बच्चा? स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू tan थीटा किसका ले लेंगे बच्चा? ए का। तो tan थीटा ए, तो बेटा एंगल कितना दिया? ए कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो लिख दो tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू बच्चा कितनी होती है? तो √3। समझ में आया? उसी तरह अगर मुझे बी का निकालना है स्पीड, ये ना स्पीड ऑफ ये हो गया बच्चा ए, ये हो गया स्पीड किसका? बी का। तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू tan थीटा ऑफ बी, और थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो बच्चा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 1/√3। अब इनका रेशियो निकालना है तो निकाल दो, √3 डिवाइडेड बाय 1/√3। समझ गए? तो ये डिनोमिनेटर बच्चा ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है? न्यूमरेटर में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान रखना। तो √3/1 इनटू ये क्या हो जाएगा? √3/1। तो आंसर इज 3:1। समझ गए? तो आपसे SA अपॉन SB की जगह SB अपॉन A ऐसे पूछ सकता था, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये एंगल याद करने पड़ेंगे, एंगल याद करना है, और बहुत आसान होता है बच्चा। देखो इस पैटर्न में आप याद कर लेना। देखो 1 2 3 4 5 एंगल है, 0 30 45 60 और 90। तो 45 पे 1 आगे जा रहे हैं तो √3, पीछे जा रहे हैं तो 1/√3। अगर आपको 45 1 याद है तो आगे वाले का √3, पीछे वाले का 1/√3। और स्लोप 0 तो ऐसी दिमाग में फील आता है कि जब सर एंगल 0 होगा और tan थीटा स्लोप के बराबर होता है, तो स्लोप 0 तो मतलब tan भी 0, और यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड ही होता है। तो कुल मिला के सर याद क्या करना है, इसमें रटने की तो जरूरत ही नहीं मुझे। 90 पे नॉट डिफाइंड और 0 डिग्री पे 0 होता है, और 0 और इनके बीच में बीच वाला एंगल कौन सा? 45। तो 45 पे 1 आगे गया तो √3, पीछे है तो 1/√3। दैट्स ऑल, खत्म। समझ गए? चल, तो सर ये बात तो समझ में आएगी, ये बात तो समझ में आएगी। अब चलो नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। मैं जितने वैरायटी हो सकते हैं लगभग सारे ही करा दे रहा हूँ, समझ रहे हो, ताकि आपके दिमाग की घंटी डम 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 खुल जाए। ठीक, चलो। तो सर आगे क्या है? आगे क्या है? आगे समझो। आगे मैंने आपसे कंडीशन दिया, और ध्यान रखना बच्चा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस भी कैसा क्वांटिटी है बच्चा? तो सर डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे मैंने आपको कंडीशन दिया, ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने दिया कि एक बॉल है, ठीक,
और इसको मैंने ऊपर फेंक दिया। क्या कैसा फेंक दिया मैंने? ऊपर फेंक दिया। और ये मान लो कुछ टी टाइम के बाद ये नीचे आ गया, टी टाइम के बाद ये नीचे आ गया, मतलब ऐसे ऊपर गया और नीचे आ गया। अब इसके लिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक, तो चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहले कि किसने बिना आंसर देके सॉल्व किया था। मान लो मैंने आपका ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, मान लो उसको मैंने कह दिया 2t टाइम लगा, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देते हैं कि 2t टाइम में ये वापस आ गया। तो मैंने कौन सा पहले बताया था, कोई चीज को ऊपर फेंकते बच्चा तो t टाइम जाने का, तो t टाइम वापस आने का, तो टोटल कितना हो गया? 2t टाइम हो गया। समझ गए? अब मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो आप जरा बताओ कैसा बनेगा? कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला मैंने ऐसा ऑप्शन दिया आपको, ठीक। दूसरा ग्राफ मैंने आपको दिया कुछ ऐसा, समझना, ठीक है। तीसरा ग्राफ मैंने आपको दिया कुछ ऐसा, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। चौथा ग्राफ मैंने आपको मान लो ऐसा दे दिया, कैसे बना दूं मैं? चलो ऐसे बना लेते हैं, डिस्टेंस टाइम। समझ गए? और यहां पे मान लो मैंने टाइम ले लिया 2t, यहां पे भी टाइम ले लिया मैंने 2t, ये टाइम 2t है आपका, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम, ये रहा टाइम, ये रहा टाइम। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा सर? तो अब ध्यान रखना बच्चा, आपसे बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? आप जरा पहले ये बताओ कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो सर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में बच्चा क्या होता है कि डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होगा। अगर कोई चीज ऐसे जा रही है तो हमने कहा कि आगे गई +10, फिर वापस आई तो +10, देखो ऐसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 10, फिर वापस आया तो वो 0 नहीं होगा, क्या होगा? 11 12 13 14 15 16 18 19 20। समझ में आया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बच्चा 0 लेते थे ना कि अगर +10 गया तो रिटर्न को -10 लेना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या लेंगे? +10, फिर वापस आया तो फिर से +10, टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। कई बच्चों ने आंसर में ये टिक किया होगा कि ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ये गलत हो जाएगा बच्चा, ये वाला गलत हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि क्या दिख रहा है, देखो 2t टाइम के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये पॉइंट क्या बता रहा है? 0। देखो यहाँ पे वापस दिखा रहा है ना, तो 2t टाइम के बाद वो वापस कहाँ पे? कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, 2t टाइम के बाद बेटा उसका डिस्टेंस कवर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसमें तो देखो ये तो वैसे ही नेगेटिव है तो होगा नहीं, ये नेगेटिव है तो होगा नहीं। इसका जरा देखो बच्चा, तो 2t टाइम में ये ऊपर ही चढ़ता जा रहा है, तो मान लो t टाइम पे वो कुछ यहाँ पे होगा इतना, तो नेक्स्ट वाले जब वो रिटर्न आ रहा होगा तो भी हम डिस्टेंस को, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना बच्चा, ये डिस्टेंस है ना, तो अभी भी हम उसको आगे की तरफ ही लेके जाएंगे। जैसे आप समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लो मैंने कहा कि मैंने ऊपर फेंका तो ये 10 मीटर गया, वापस नीचे आ गया, तो टोटली कितना गया? 10 ऊपर फिर 10 नीचे, तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 20 मीटर ना बच्चा। समझ गए? तो t टाइम में वो 10 मीटर गया और नेक्स्ट t टाइम में फिर से 10 मीटर नीचे आया, तो टोटल वो कितना चल गया? 20 मीटर। आई बात समझ में? तो ये कौन सा ग्राफ था बच्चा? कौन सा था? तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका बिहेवियर ऐसे होगा। तो आपको ये ऊपर फेंकने वाले क्वेश्चन है ना, बड़ी बार कंफ्यूज करता है, तो आपके दिमाग की घंटी फटाक से बज जानी चाहिए। तो हम लोगों ने दो चीज ध्यान रखना है। पहला कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो नेगेटिव में नहीं बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव में चढ़ती कला में चढ़ते जाएगा। समझ रहे हो? उसको नेगेटिव में बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है स्पीड, और अब एंगल बढ़ाओगे तो स्लोप बढ़ेगा, एंगल बढ़ाओगे तो स्लोप बढ़ेगा। समझ गए? और आपसे देखो कैसे करता है, कैसे परेशान करेगा। और देखो कई बार डाटा लिख के दे देता है ना, कई बार डाटा लिख के भी आपको क्वेश्चन दे देता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब सर? जैसे मान लो बच्चा आपको डाटा में कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, टचा कुछ ऐसा, समझना, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम। ठीक, आपसे मान लो यहां पे तो उसने नोटेशन दे दिया ऐसा, ये 1 सेकेंड में मान लो 10 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड में 20 मीटर चला, 3 सेकेंड में 30 मीटर चला। ठीक है, अब आपसे अगर पूछेगा कि बताओ पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे उसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो हमें पता है कि सर अगर आप पॉइंट ए पे स्पीड पूछ रहे हो, पॉइंट ए पे बच्चा स्पीड पूछ रहे हैं, तो हम यहां से जब देख रहे टाइम 0 से स्टार्ट हुआ है, तो एक बात बताओ
पॉइंट ए के लिए, किसके लिए बच्चा, पॉइंट ए के लिए अगर आप ध्यान दो तो हम कैसे निकालेंगे, तो सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो बच्चा देखो पॉइंट ए पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20। पॉइंट ए के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 20, समझ गए, और टाइम उसने कितना लिया, 2। तो स्पीड कितना है देखो, तो 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ऐसे करके डाटा देके भी पूछ लेगा। उसको अगर कंफ्यूज करना होगा तो आपसे पता क्या करेगा, यहां कैसे कोई पॉइंट उठा ले, लो भाई समझ रहे हो कि बताओ पॉइंट सी का कितना होगा स्पीड। अब बच्चे कंफ्यूज, सर यहाँ का तो टाइम दिया नहीं है, यहाँ पे तो दिया नहीं है, बट मैंने आपको क्या बताया था बच्चा कि इस लाइन पे, इस लाइन का हर एक पॉइंट जो हमें नहीं भी पता है कि वो कितना है, हर एक पॉइंट यहाँ पे बच्चा सेम एंगल बना रहा है ना, हर एक पॉइंट यहाँ पे सेम एंगल बना रहा है। तो अगर हर एक पॉइंट अगर सेम एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब का स्लोप एक ही है, और स्लोप किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। तो आप अगर पॉइंट ए का बोल रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड, तो पॉइंट सी का भी, ये पॉइंट ए का था, तो पॉइंट सी का भी बेटा स्पीड कितना होगा, तो सर 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अगर मैं रैंडम कोई पॉइंट एक्स ले लूं तो एक्स का भी स्पीड कितना होगा, तो सर 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। समझ गए? पक्का? यहां तक में कोई कष्ट है तो, अच्छा 2 मीटर नहीं आ रही है, तुम कट जाएगा तो 10 मीटर हो जाएगा ना, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर आप पॉइंट, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, कोई दिक्कत है उसको सही कर लेना। 10, दिस इज 10, दिस इज 10, समझ गए, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब जरा सोचो, अब आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मैं ए भी पूछता कि बताओ स्पीड एट ए कितना होगा, सॉरी ए की जगह मैं, अगर ये पॉइंट तो मुझे पता था ना, इसको मैं अगर डी ले लेता हूं, तो अगर आप डी पे बच्चा अगर देखने जाओगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो पॉइंट डी में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 30, और टाइम कितना लगा उसको 3, तो आंसर में से कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो होपफुली आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया। क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, और ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ध्यान रखना। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ओके सर, आगे आगे देख, काला हो जा रहा है बोर्ड तो बड़ा, जल्दी जल्दी चल देखो, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है यार, पसीना पसीना निकल जा रहा है ये तो। चल सर आगे बताइए, आगे सीखते हैं बच्चों। देखो अब क्या है, अब क्या है सर, अब क्या है कहानी। तो हमने ओवर कर लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर लिया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट वाला बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ बच्चा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बच्चे जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट, कोई नया चीज नहीं। इस बार ये क्या आ गया, इस बार ये रहा x, तो ये क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम। समझ रहे हो? तो मैंने इसके लिए ग्राफ बना दिया फिर से कुछ ऐसा ही, फिर से वही कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। इस बार डिस्टेंस की जगह क्या आ गया है, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? तो चलो फिर से निकालते हैं, तो जो ऐसा करके अगर इसको थीटा ले तो अगेन स्लोप का मतलब बोलो बच्चा, वही कॉन्सेप्ट, स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब p बाई b। p कितना हो जाएगा बच्चा, देखो अगर ये x है तो सिमेट्रिकली ये भी कितना हो जाएगा x, तो x और बेस कितना हो जाएगा टाइम t। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा p बाई b, यानी स्लोप कितना आया बच्चा, x बाई t। अगर स्लोप x बाई t आया है, यानी x मतलब बच्चा क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। समझ गए? यानी स्लोप हमारे पास क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, x बाई t। फिर तो यहां से क्या निकल गया है कि सर जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। समझ गए? तो जो हमने डिस्टेंस के लिए पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड आता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी आएगा, बाकी सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट। समझ गए? सेम कॉन्सेप्ट मतलब फिर से वही कि मैं ऐसे दे दूं और आपसे बोलूं कि ये रहा a b और c, और ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो a b c में से बताओ किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। मैं इसको ठीक से बना देता हूं थोड़ा ठीक है, टुचुक ऐसे कुछ बना दिया है, ऊपर नीचे भी कर दिया, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। तो सर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप पे। तो स्लोप जिसका एंगल ज्यादा, तो एंगल c का ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ c इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ b, और सबसे छोटा वेलोसिटी ऑफ a।
समझ गए। और वही फिर से वही कॉन्सेप्ट, मैं इसको जल्दी बता रहा हूँ कि स्पीड में मैं समझा चुका हूँ। अगर ए बी और सी ले ले और ये बच्चे डिस्प्लेसमेंट और ये वाला अगर टाइम हो जाएगा तो सब के सब एक ही एंगल बना रहे हैं तो तीनों का वेलोसिटी सेम होगा। समझ गए। तो जो वहां पे था सेम चीज यहाँ पे, हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मजा आया? चलो तो वही कहा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा पढ़ाई में। ठीक है, आगे देखो सर, आगे क्या? तो हम लोगों ने बच्चा अभी पढ़ लिया कौन सा ग्राफ, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन फंसाएगा आपको। क्या फंसाएगा सर? देखो अभी हमने डिस्टेंस, जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था, बॉल को ऊपर फेंक के नीचे जब आया था और तो वहां पे ग्राफ कैसा बना था। अगर लेकिन अब सुनो कंडीशन, क्वेश्चन से और आप लोग आंसर दोगे और कमेंट करके बताना भी कि एक चीज को मैंने ऊपर फेंका, ये वापस नीचे आ गया। ठीक है, मैंने कहा कि 10 मीटर ऊपर गया और टाइम 2 सेकेंड पे वापस आ गया। तो इसके लिए बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बच्चा इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? तो सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आगे जाने को पॉजिटिव, तो पीछे आने को नेगेटिव मानेंगे। समझ में आ गया? तो अच्छा सर, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये x डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। मान लो मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे और एक ग्राफ ऐसे। देखो हाँ ऐसे, समझ गए। अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ इन चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही है किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। तो सर कौन सा होगा, कौन सा होगा, जरा सोचते हैं। तो सर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि टी टाइम के बाद, मतलब 10 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। 10 सेकंड के बाद, सॉरी 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए? 0। तो इसको मैं 1 सेकंड लेता हूं, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2। समझ गए। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है? अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लोगे। समझ गए। अगर मैंने इसको नेगेटिव ले लिया तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं कि एक तरफ नेगेटिव, देखो रूल क्या है कि एक तरफ नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। कोई जरूरी नहीं कि हम आगे वाले को पॉजिटिव ही लें या फिर आगे वाले को नेगेटिव लें, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है भाई, मेरा मन। लेकिन ये पक्का है कि अगर इधर को आप पॉजिटिव मानोगे तो इसको आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है तो। समझ गए। अब जरा सोचो बच्चा, अब जरा सोचो कि सर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है इस कंडीशन के लिए, टाइम आपने 2 सेकंड दे दिया, बात समझ में आ गई। तो इस ग्राफ में बच्चा देखो क्या हो रहा है, ये ग्राफ कैसे चल रहा है। तो ये ग्राफ मान लो मैंने ऐसे कहा, ये रहा 10 के लिए, ये रहा 10 और इधर -10। आपको डाटा नहीं दिया हुआ रह सकता है, समझ गए? तो ध्यान रखना -10 और ये 10 और ये इधर -10। तो आप जरा सोचो बच्चे, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि भाई साहब इन्होंने क्या किया है कि ये पहले 0, टाइम 0 से शुरू हुआ, ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, 0 से शुरू होकर 10 मीटर तक गया। यहां तक बात समझ में आई कि सर आपने जब इसको ऊपर फेंका तो ये +10 तक जाता है। तो देखो कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम नीचे से देख रहे हैं तो ये मेरे से दूर जा रहा है, तो मैं इसको ऊपर जाते हुए कैसे देखूंगा? +10। समझ गए। ऐसे जब मैंने इसको यहां नहीं लिखा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? अच्छा +10 तक गया है। और जब डिस्टेंस की बात कर रहा था तो 10 से हम इसको क्या काउंट करते हैं? 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 18 19 20। लेकिन अब दूसरा समझो, अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं कैसे काउंट करूंगा? ध्यान रखना, +10 0 से +10 और +10 के बाद उसी टाइम पे जब ये रिटर्न आने लग पड़ेगा तो ये +10 अब मेरे लिए क्या बन जाएगा? -10। क्या बन जाएगा बच्चा? कि वो मेरे से -10 दूरी पर है। नीचे से हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा नीचे से ऊपर +10 और जब ये रुक के रिटर्न आने लग पड़ेगा ऐसे देखेंगे तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? -10। यानी 0 से +10, 10 के बाद अभी नीचे जाएगा, कैसे जाएगा? +10 के बाद देखो उसी टाइम पे अभी अपोजिट तरफ से देखो तो क्या बोलोगे उसको आप? -10। नीचे आया तो -9 -8 -7 -3 -4 -2 -1 0। समझे कुछ? कैसे? फिर से थोड़ा फील लेते हैं।
मैं अगर यहां पर हूं, तुम मेरे से दूर गए, तो मैंने जब तुम दूर जा रहे थे मैं इस तरफ से देख रहा था तो +10, और जब तुम मुंह ऐसे यूटर्न ऐसे लेके अब देख रहे हो तो अब वापस आने वाला, तो मैं तुमको +10 पोजीशन पे नहीं बोलूंगा, किस पे बोलूंगा, तब तुम किस पे हो, -10 पे। आगे जाने को मैंने +10 बोला, तो जैसे ही पीछे पलटी मार के वापस आएगा तो मैं उसको क्या काउंट करूंगा कि अब वो +10, ये वो क्या कर रहा है, +10 के बाद -10 पहुंच गया, ऐसे था तो +10, जैसे रिटर्न आनेगा तो अब वो +10 पोजीशन नहीं रहेगा, वो कौन सा पोजीशन रहेगा, -10, -9, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0। समझ गए? चलो सर अब बताओ। तो बेटा देखो 0 से लेकर 10 तक गया तो +10 समझ में आया, लेकिन +10 के बाद देखो टाइम तो बढ़ रहा है, सही है, लेकिन +10 पे जाने के बाद फिर वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, +9, +8, +7, प्लस में डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक को प्लस लिया तो दूसरा माइनस होना चाहिए ना, जबकि यहाँ दूसरा कैसे दिखा रहा है, यहाँ देखो +1 से इंक्रीज होते 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 +10 मिल गया, और फिर +10 से +9, ये देखो +9, +8, +7 होगा ना, +10, +9, +8 करते करते 0 पे आया, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता है। समझ गए? पक्का? इस ग्राफ को देखो तो बच्चा 0 से लेकर 1 सेकेंड तक में ये +10 तक पहुंचा, देखो +10 तक पहुंचा, और जब ये ऐसे मुंह उठा के ये जब ऐसे गया जूम ऊपर, और जब ये रुक गया, जब ये रिटर्न आने वाला है तो उसी 1 सेकेंड टाइम पे अचानक से वो क्या होगा, 0 से 1 सेकेंड तक ऊपर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड वो कहां आने वाला है, नीचे। तो जब नीचे आने वाला होगा तो अब ये दूरी उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 से +10, तो अब ये दूरी नीचे जाते टाइम क्या हो जाएगा, -10। तो इसी टाइम पे देखो बच्चे कितना, -10, और ये देखो नीचे आते हैं -9, समझ रहे हो, -10 के बाद -9, -8, -7, -4, -3, -1, -2, और कहां तक पहुंच गए दूसरे सेकंड पे 0। तो देखो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। समझ गए सर? ये वाला तो t = 0 को पहले ही 10 पहुंच गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब बेटा ये दिखा रहा है t = 0 पे, ये ऑलरेडी 10 पे, तो क्या जब टाइम 0 था तभी ऊपर चला गया था क्या, नहीं ना, t = 0 पे 10 पे नहीं था, t = 0 पे तो वो 0 पे था। समझ गए? तो ये तो नहीं हो सकता सर। ये वाला मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, मैंने कहा बेटा एक तरफ को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को नेगेटिव लेते हैं। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं जाने वाले को नेगेटिव ले रहा हूं तो फिर आने वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये ग्राफ क्या बोल रहा है, देखो जरा, -1, -2, -3 करते करते -10 तक पहुंचा, देखो -1, -2, -3 करते करते कहां तक पहुंचा, -10 तक। यानी मैंने अगर ऊपर जाने वाले को नेगेटिव में ट्रीट किया है तो 0 से वो -1, -2, -3, -10 तक गया, और जब ऐसे करके पलटी उसने मारी तो अब उसके लिए -10 नहीं रह जाएगा, उसी टाइम पे वो क्या बन गया, +10। तो देखो इसी 1 सेकंड को कहां पहुंच गया, +10, और नीचे आ रहा है तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। तो सर ये ग्राफ भी सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बढ़िया से? तो आपको कंफ्यूज करना हो तो ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा, तो दोनों का अलग अलग ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डन? चलो सर और क्या है, अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो सर यहां तक तो हमने सीख लिया, अगर बच्चे आपको एक बार आ गया ना कॉन्सेप्ट तो फिर आपके लिए लाइफ झींगा लगा। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन दिए, ग्राफ के लिए कोई अलग से लेक्चर नहीं बनेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, समझ रहे हो, यहीं पे सब सीखना है। अब जरा सुनो, अब हम लोग बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। किसकी बात कर रहा हूं मैं बच्चे इस बार, स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखो आपको पहले दो ग्राफ अगर समझ में आए ना बढ़िया से तो इसमें और आसानी हो। क्या है सर, मैंने कहा कि अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं स्पीड टाइम ग्राफ, कैसा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ये है बच्चा स्पीड, ठीक है, पर स्पीड टाइम ग्राफ, अच्छा चलो, और ये है टाइम, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है। अच्छा सर, बात तो समझ में आ रही है। अब इसमें अगर आपके साथ वो खेलना चाहेगा तो कैसे खेलेगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। स्पीड बच्चा कैसी क्वांटिटी है, तो सर स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब देखो फिर से कंडीशन, सेम कंडीशन दे रहा हूं कि एक बॉल है, उसको मैंने अगर ऊपर फेंका, कहां फेंका मैंने, उसको ऊपर फेंका, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने उसको ऊपर फेंक दिया। ठीक, अच्छा, तो जब मैं उसको 10 की स्पीड से फेंकूंगा तो बताओ उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। कौन सा ग्राफ मैंने पूछा आपसे, स्पीड टाइम ग्राफ। तो जरा आप लॉजिकली सोचोगे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने जब 10 से उसको ऊपर फेंका और देखो फेंका है तो ये फिर वापस नीचे भी आ गया है, वापस नीचे भी आ गया। तो आप सोचो कि अगर मैं किसी चीज को 10 की स्पीड से फेंकूंगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी बच्चा,
0 तक जाएगा। 0 पे जाने के बाद फिर उसकी स्पीड बढ़ती है कि घटती है? फिर बढ़नी शुरू हो जाती है ना, बट अपोजिट डायरेक्शन में। बट हम जब स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ में नीचे से जाने वाले को भी पॉजिटिव मिलेंगे और यहां से रिटर्न आने वाले को भी पॉजिटिव में ही लेंगे। नहीं समझ में आया? मतलब मैंने अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है, तो इसकी स्पीड देखो 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। टॉप मोस्ट पोजीशन में जाके इसकी स्पीड 0 होगी। अब 0 के बाद फिर वो बढ़ना शुरू होगा। कैसे? +1 +2 +3 +4 +5 कहां तक? नीचे आते आते उसकी स्पीड फिर से वापस 10 हो जाएगी। समझ में आया? ये स्पीड है, इसीलिए ये स्पीड है, तो इसीलिए जाने वाले को भी पॉजिटिव, आने वाले को भी हमने पॉजिटिव में ही ट्रीट किया। तो सर कैसा ग्राफ बनेगा? तो जरा आप खुद सोचो। आप एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग समझ लेना कि कैसे बना। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो मैंने कहा बेटा आप जरा खुद सोचो कि t = 0 पे आपने जब तक टाइम 0 पे आप उसको जब तक स्पीड नहीं दोगे तब तक तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो t = 0 पे ऑलरेडी आपको 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड उसको देना पड़ेगा, तभी वो हाथ से ऊपर जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा बच्चा जैसे जैसे वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होते होते जब वो ये मतलब कंडीशन ऐसा हो गया, देखो इसको मैंने फेंका ऊपर, ये A से B पे गया, तो A पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, B पे जाके उसकी स्पीड घटते घटते डिक्रीज होते होते कितनी हो गई? 0। तो देखो 0 हो गई। समझ में आया? अब 0 होने के बाद जब बच्चा जब रिटर्न आने लगेगा तो फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 करते करते 10 तक पहुंच जाएगी। मतलब ऊपर जाते टाइम 10 9 8 7 होते होते 0 हो गया और रिटर्निंग टाइम फिर 1 2 3 4 होते हुए 10 हो गया। मतलब 0 के बाद फिर से उसकी स्पीड कहां तक पहुंच गई? 10 तक। तो ये ग्राफ बनेगा अप एंड ऊपर जाके नीचे आने का। ये कौन सा ग्राफ है बच्चा? स्पीड टाइम ग्राफ। समझ गए? 100% डन है। स्पीड टाइम ग्राफ है तब बच्चा ऐसे बना, नेगेटिव में नहीं बनेगा। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको नेगेटिव में बताने की जरूरत नहीं होती है। मजा आया? चलो, अरे राहुल सर के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके सर नेक्स्ट बताइए। तो ये कहानी का बच्चा स्पीड टाइम ग्राफ की। अच्छा अब सुनो, तो यहां से वो आपके साथ मजाक कर सकता है, समझ रहे हो? यहां से वो क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन अगर अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ, इसको ऐसे लिखा रहता है बुक में, वीटी ग्राफ। चलो समझते हैं। तो फिर से बच्चा मैंने ऐसे करके वीटी ग्राफ बना लिया। ये मान लो वेलोसिटी है, इस बार स्पीड है बच्चा, वेलोसिटी कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है बच्चा? तो सर वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव लेते हैं। यहां पे एक और चीज निकल गया था, स्लोप भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा, स्लोप, ठीक है, स्लोप। अच्छा सर, ये वेलोसिटी, ये टाइम। अब एक बात बताओ, थीटा अगर मैं इसको ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर बीटा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ठीक, और वेलोसिटी अगर मैं बोलूं, अगर स्लोप अगर आप यहां से देख रहे हो तो वेलोसिटी बेटा 0 से लेकर v तक गई है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v - 0। अरे फाइनली वो कितनी वेलोसिटी पे पहुंच गया? v वेलोसिटी पे। पहले कितना था? 0। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया? तो सर v - 0 दैट इज v - 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। समझ गए? अच्छा सर, और नीचे बच्चा क्या आपके पास? टाइम। अब फिर से बच्चा वही कहानी कि सर स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? तो मैं बोलूंगा बच्चा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा बच्चा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर p/d। तो इस बार बेटा देखो तो थीटा क्या है? तो थीटा आपके पास क्या है बच्चा? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। और बेस क्या है आपके पास? तो बेस है बच्चा आपके पास टाइम, है ना, t। और याद करो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कुछ समझ में आया? एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां से सर कंक्लूजन क्या निकल के आया? तो बच्चा कंक्लूजन निकल के आया कि जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? एक्सीलरेशन के बराबर। कुछ समझे? दिमाग चमका? तो अगर VT ग्राफ होगा तो VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? तो सर वो हमें एक्सीलरेशन देता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा तो वो हमें वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा तो एक्सीलरेशन देगा। मान लो एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा होगा तो आप ये V और T बना के और खुद चेक करके देख लेना। समझ गए? तो आपके लिए टेंशन नहीं रहेगा। क्लियर है? ओके, तो अब फिर से वही सारे क्वेश्चन,
कि सारा देखो जब स्लोप एक्सेलेरेशन के बराबर है तो जब थीटा चेंज करेंगे तो जब भी थीटा चेंज करोगे तो स्लोप बदलेगा मतलब एक्सेलेरेशन बदलेगा। तो फिर से आपके साथ यहाँ पे वो मजाक कर सकते हैं क्या, फिर से वही क्वेश्चन 1 2 3 समझ गए, और फिर से 1 2 3 क्वेश्चन कराऊं या समझ गए। अगर ये VT ग्राफ होगा और ये ABC है तो तीनों के लिए स्लोप सेम, तो तीनों का एक्सेलरेशन भी सेम, समझ गए। और यहाँ पे देखो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, मान लो ये A B और C है तो एक्सेलरेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ C, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है। तो हमारे दिमाग में घंटी बज गई कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा तो हमें देगा एक्सेलरेशन। फिर से वही सब कहानी, फिर से आपसे वही सब कहानी आपसे पूछ सकता है कि ये एक VT ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है बच्चा, VT ग्राफ है, और यहाँ कैसे दे देगा A है B है और C है मान लो, और यहाँ पे बोलेंगे 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसे करके देखो बोलेगा VT ग्राफ है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 और यहाँ पे एंगल बन रहा है 60। तो बताइए ABC किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है किसका कम है, या रेशियो निकलवा के आपसे देख लेगा। तो हमें पता है कि सर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप, अगर C का एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप ऑफ C देख लो, स्लोप ऑफ C मतलब 10 60 डिग्री मतलब √3, मतलब एक्सेलरेशन इसका √3 हो गया। 45 पे कितना होता है बच्चा 1, तो एक्सेलरेशन इसका 1 हो गया। A पे 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3, एक्सेलरेशन हो गया 1/√3। तो ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, डाटा वाइज भी अगर आपको दे दे, अगर आपको डाटा वाइज देखो जो उसने फॉर्मेट करा है वही फॉर्मेट से तीनों जगह से क्वेश्चन पूछता है वो, तो इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो लाइफ झिंगा ला, ठीक है। तो अब ऐसे करके दे देता और डाटा आपको यहाँ का दे देता या फिर यहाँ का डाटा दे देता और आपसे पूछता कि बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मुझे अगर इस पॉइंट का डाटा पता है कि मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और टाइम इसे हुआ है 2 सेकंड का, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए तो डाटा मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो 0 से 10 गया तो 10 - 0 और टाइम लगा 2, तो सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, समझ रहे हो। अब मैं इस पॉइंट का पूछ देता तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट चाहे ये पॉइंट हो, सब के सब एक ही एंगल बना रहे हैं तो सबका स्लोप सेम है, इसीलिए सबका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो जो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा वही एक्सेलरेशन यहाँ पे भी आएगा, वही यहाँ पे भी आएगा। समझ में आ गया बच्चे तीनों फॉर्मेट। चल तो होपफुली आपको अभी तक लेक्चर बहुत आसान लग रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो ये हमने सारा क्रियाकरण कर दिया VT ग्राफ के लिए। अच्छा अब जरा सोचो, अब जरा आ जाओ नेक्स्ट चीज पे, समझते हैं क्या है सर, जरा समझो बच्चा। अब एक सिंपल सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, जरा समझो, ऐसे करके मैंने दे दिया, ठीक है। मैंने अगर मान लो मैंने कहा कि एक ये मैंने अगर VT ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ बनाया है VT ग्राफ। VT ग्राफ की अगर हम लोग बात करें बच्चा, मैंने ऐसे करके बना दिया लो, ठीक, कि कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और देखो इसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है घट रही है तो एक्सेलरेशन 0 ही तो होता है बच्चा, समझे। वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तभी तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वेलोसिटी तो ऐसे लगातार चले जा रहा है। अब जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, तो ये हो गया, अगर यूनिवर्सल बात करें तो ये V हो गया और ये क्या हो गया T हो गया। इस शेप को जरा देख के बताओ कि ये तुम्हें कौन सा शेप दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर मुझे ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल जैसा। कैसा दिख रहा है बच्चा, रेक्टेंगल जैसा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है। तो अब आप मेरे को बताओ लेंथ कितना है, तो आप बोलोगे सर लेंथ यहाँ पे T है, और मैं पूछूंगा बताओ ब्रेथ कितना है, तो आप बोलोगे यूनिवर्सली ब्रेथ V है। 10 नहीं लिया मैंने, V कुछ भी हो सकता था ना डाटा, इसलिए मैंने V ले लिया, तो V इंटू T आया, मतलब एरिया इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बच्चा V इंटू T। अच्छा सर अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा आप लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा है क्या वेलोसिटी का, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब बच्चा V इंटू T, यही होगा। तो अगर देखो एक्सेलरेशन हमको मतलब एरिया क्या दे रहा था V इंटू T और वेलोसिटी भी क्या दे रहा है V इंटू T, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट,
समझ गए? अरे कुछ समझे कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे मुझे एरिया किसके बराबर मिला? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो यहां से हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है? अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लेना कि सर अगर वीटी ग्राफ होगा तो इसका जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन, और इसका जो एरिया होता है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? इसका एरिया हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा सर, बात तो समझ में आ गई आपकी। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अब देखो आपको यहां से ना क्वेश्चन पूछता है वो, तो परेशान मत होना, आपको एकदम नहीं परेशान होना, ठीक है? अब देखो ध्यान रखना बच्चा, दो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों जगह आप समझ जाओगे कि क्या करना है। एक ही क्वेश्चन में मैं कराता हूं, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक मान लो वीटी ग्राफ बनाया, ठीक है? मैं यहाँ पे एक वीटी ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, लाइक ऐसे बना दिया, टुचुक, आपका यहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टुचुक, समझ लो, ऐसा मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक? अच्छा, मैं आपको डाटा भी दे देता हूँ। मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये वाला, अब देखो एग्जाम में अलग डाटा मिलेगा, -10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हुआ बच्चा 5 सेकेंड और यहाँ पे टाइम हो गया 10 सेकेंड। क्लियर है? अब आपसे ये कौन सा ग्राफ दिया आपको? मान लो आपको डाटा बस दे दिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन दो चीजें पूछ सकता है वो पूछेगा बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर, ये 0 से स्टार्ट होके 10 सेकंड तक, आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और दूसरा मान लो अगर आपसे क्या पूछ ले कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में। दो क्वेश्चन है, अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है या फिर डिस्टेंस पूछेगा, समझ गए? ऐसे करके आपके साथ खेलेगा तो सर क्या करेंगे? तो मुझे अच्छी तरह पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर वीटी ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या दे देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो चलो एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया बच्चा कौन सा है? देखो एक ये वाला टुचुक 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 और एक ये वाला टुचुक 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 टुचुक, ये दोनों तो एरिया है। अब ध्यान से देखो बेटा इसका शेप कैसा दिख रहा है, तो आप बोलोगे इसका ट्रायंगल दिख रहा है। तो चलो, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर मैं ये 0 मान लो इस वाले ट्रायंगल 1 का एरिया निकालना चाहूं, ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2, ये दूसरा वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, यही दोनों तो है। ट्रायंगल 1 अगर पूछो एरिया का फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक? तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेटा अगर इस ट्रायंगल को देखोगे तो बेस कितना आपके पास 5 और हाइट कितना आपके पास 10, देखो बेटा +5 और ये भी +10 में है, प्लस और दूसरा वाले का हाफ इनटू बेस, बच्चा देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस कितना 5 से 10 गया है। टोटल देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक 0 to 5 था और यहां से लेकर यहां तक 10 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 - 5 करेंगे तो निकल जाएगा कितना 5, और हाइट ये हाइट कितनी है बच्चा देखो तो -10, यही तो दिमाग लगा ना, ये माइनस में दिया हुआ है तो यहां तक हम लोग क्या लेंगे -10। समझ गए? पक्का? अब जरा देखो यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 5 यानी 25 और 2 ये फिर 5 into -5 बेटा कितना हो जाएगा -25 कितना आ रहा है 0। और ग्राफ को भी तो देखो तो ये 10 सेकंड बाद वापस कहाँ आ गया? अपनी जगह पे ही आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 0 आया है। समझ में आया? और वही अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछा होता तो क्या करते सर? तो अगर हम लोग से ये ग्राफ ऐसा ग्राफ बना के मुझसे डिस्टेंस पूछ लेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं बच्चे, जो नेगेटिव है ना इसको सबको पॉजिटिव में ले लेना है। समझ में आएगा? सबको पॉजिटिव में ले लेना, मतलब सेम हाफ इनटू बेस 5 हाइट 10 प्लस हाफ इनटू बेस 5 हाइट 10, क्योंकि नेगेटिव नहीं, क्योंकि वहां पे तो नेगेटिव लेते हैं, लेकिन इस बार फिर से किस पे लेना पड़ेगा? हमको दोनों को पॉजिटिव में ही लेना पड़ता है ना, आने वाले को और जाने वाले को और आने वाले को दोनों को पॉजिटिव में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +5। तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस पूछा है या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो नीचे वाला होगा तो नेगेटिव में यूज करना, और अगर डिस्टेंस पूछा है तो नेगेटिव वाले को भी किस में ट्रीट करोगे? पॉजिटिव में ही ट्रीट करेंगे, तभी हमारे पास डिस्टेंस। देख लो आप कैलकुलेट करके भी, लॉजिकली भी देख लो, ये कितना आ गया 25 + 25 50 मीटर। तो 25 मीटर ऊपर गया, फिर 25 मीटर नीचे आया, तो ऊपर से नीचे वाला ग्राफ हम लोग ऐसे ही बनाते थे ना, किसी चीज को ऊपर फेंके और वापस नीचे आ गया, तो ग्राफ ऐसे ही बनता था। याद करो, थोड़ी देर पहले बताया, तो ऊपर 25 गया, फिर वापस 25 आया, तो डिस्टेंस तो 50 कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0।
ठीक है, तो इस तरीके से वो आपके साथ खेलेगा, ठीक। और आपसे मान लो इसी ने पूछ देता कि बताओ पॉइंट ए पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, समझ रहे हो, पॉइंट ए पे पूछ देता है उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो आपको पता है कि बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, तो जो यहाँ का एक्सेलरेशन होगा वही यहाँ का भी एक्सेलरेशन होगा। तो मैं एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी पूछता आपसे कि बताओ सी पॉइंट पे बच्चा एक्सेलरेशन कितना है, तो सर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखो जीरो से वेलोसिटी कहां पहुंचा 10, तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम इसने कितना कवर किया 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, तो ए पे भी वही होगा, कोई पॉइंट पी दे देता, क्यू दे देता, सब जगह कितना रहता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता। होपफुली आपको यहां तक में सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। बेटा इससे ज्यादा ग्राफ पे आपसे नहीं वो मजे ले सकता है, समझ रहे हो ना, इससे ज्यादा वो आपके मजे नहीं लेगा, ठीक। चलो अब जरा देखो, अब फिर से क्वेश्चन, अब तो तुम्हें महारत हासिल हो गया होगा। मैंने अगर किसी चीज को ऊपर फेंका फिर वो वापस नीचे आ गया, ठीक, तो इस कंडीशन के लिए बताइए वीटी ग्राफ कैसा होगा। 4 ऑप्शन है, 4 फर्स्ट, बेटा ध्यान रखना इस बार हम लोग को वीटी ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं वीटी ग्राफ। तो क्या उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्या उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्या उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, या फिर क्या उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। ये 3 चीज मैंने 4 ग्राफ बना दिए, ये सब के सब वी टी वी टी। तो जरा कुछ सोचो, अगर किसी चीज को ऊपर फेंकना है बच्चा तो t = 0 पे मेरे पास कुछ वेलोसिटी होना चाहिए। तो अगर ऊपर जाने वाले को अगर मैंने पॉजिटिव बोला है और मैंने उसको 10 की स्पीड से फेंका है, तो ये 10 ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा 0, समझ रहे हो। और जब वो रिटर्न आएगा तो स्पीड वेलोसिटी जो भी उसकी किसमें 0 से फिर बढ़ेगी, लेकिन इस बार जब बढ़ेगी तो हमको किसमें लेना पड़ेगा, जाने वाले को पॉजिटिव तो आने वाले को नेगेटिव में, मतलब -1 -2 -3 -4 कहां तक बच्चा -10 तक। समझ गए, वेलोसिटी देखो 10 से फेंका 0 हो गया, 0 के बाद फिर जब वापस आने लगेगा तो -1 -2 इतनी वेलोसिटी ऐसे करके बढ़ रही होगी नेगेटिव में, समझ गए। तो इसमें तो देखो t = 0 पे कुछ वेलोसिटी था, वेलोसिटी डिक्रीज किया, हम देखा चलो भाई सही है, डिक्रीज किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए, डिक्रीज किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सेकंड मैंने यहाँ पे, ठीक, चलो समझ में आया कि t = 0 पे बच्चा वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी डिक्रीज किया, और डिक्रीज होने के बाद फिर देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट किसमें बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, जबकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको नेगेटिव में बढ़नी चाहिए, तो ये ग्राफ तो नहीं हो सकता है। t = 0 पे देखो बच्चा यहाँ पे वेलोसिटी ही नहीं है, कोई है ही नहीं वेलोसिटी, तो t = 0 पे हम अपने आप तो नहीं उड़ेगा, हमें कुछ वेलोसिटी देंगे तभी तो ऊपर जाएगा, तो ये ग्राफ तो सर नहीं हो सकता है। इसमें भी सेम चीज हो गया कि बेटा t = 0 पे अगर हम इसको कोई वेलोसिटी देंगे ही नहीं तो ये तो ऊपर ही नहीं जाएगा, तो जब ऊपर ही नहीं जाएगा तो ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता है, तो सर ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। इसको जरा देखो, इसको देखो सर t = 0 पे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव दिख रही है, मान लो -10। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो -10 से होते वो कहां तक पहुंच गया है, वेलोसिटी 0, और 0 के बाद देखो बच्चा कैसे ऊपर, अब देखो टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी उसकी कैसे बढ़ी, पॉजिटिव में +1 2 3 करते करते कहां तक पहुंचा वो +10 तक, तो -10 से 0 0 से +10। सर ये हो सकता है क्या, लॉजिकली सोचो, मैंने फिर से क्या बोला था कि बच्चा वेक्टर क्वांटिटी में ये जरूरी नहीं है कि ये वाला हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या ये वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा, जरूरी ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, समझ गए। तो t = 0, मान लो मैंने कहा कि मैंने इसको -10 से फेंका, समझ रहे हो, तो -10 -9 होते होते कहां पहुंच गया 0 तक, और 0 में जब रिटर्न आएगा तो +1 +2 +3 +4, ये देखो ये सही हो गया, समझ गए पक्का। तो -10 से 0, फिर 0 से +1 +2 करते करते 10 तक पहुंचा है, क्लियर है। इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, देखो अभी तो मैंने जाने वाले को क्या लिया नेगेटिव, तब ऐसा बना, अगर मैं जाने वाले को पॉजिटिव लेता तो t = 0 पे बेटा उसके पास कुछ वेलोसिटी होता, और फिर टाइम बढ़ते जाता उसका वेलोसिटी 0 हो जाता, उसके बाद जब रिटर्न आने लग पड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी किसमें होगी, इंक्रीज करेगी बट नेगेटिव में, ऐसा समझ गए। ये देखो नेगेटिव की तरफ जा रही है, +10 तो ये -10,
ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट का बच्चा किसका, वीटी ग्राफ का। आपसे बना बना के वो पूछते रहेगा और परेशान करते रहेगा। और देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट देखो, थोड़ा जल्दी करते हैं, लंबा लेक्चर है बट आज मैं सारा समझ लो ना खत्म ही कर दूंगा ग्राफ का काम धाम, तुम्हें टेंशन ही ना रहे, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करा पाया हूं मैं देखता हूं उसका सेपरेट लेक्चर ही बना दूंगा एक, ठीक है, पॉसिबल है 2-3 घंटे के लेक्चर्स हो जाएंगे नहीं तो। अब सुनो, अब जरा देखो बच्चा, तो वीटी ग्राफ हो गया। अब जरा देखो अगर एटी ग्राफ हो, कौन सा ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा सर एटी ग्राफ भी होता है, हाँ बच्चा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी हो सकता है। तो सर क्या देता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, चलो चेक करते हैं हम लोग कि मान लो बच्चा ये ए और ये एक्सीलरेशन है और ये वाला टाइम टी है, ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। अच्छा सर मान लो मैंने एक एटी ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा, कुछ लो। अब अगर मैं ध्यान से आपसे पूछूं कि बच्चा ये फिगर कैसा दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ये फिगर जो है हमें दिखाई दे रहा है एरिया। मैं पूछूंगी ये फिगर कैसा, तो आप बोलोगे सर रेक्टेंगल। मैं पूछूंगा बताओ बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मान लो इस चीज को मैंने ए ले लिया और इसको बी ले लिया, तो ए इंटू टी। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ए इंटू टी। अब जरा सोचो एरिया ए इंटू टी। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, एक्सीलरेशन इक्वल टू बच्चा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो जरा बेटा देखो तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a इंटू टी। अरे आ रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, a इंटू टी। तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकल गया है कि एरिया भी सर a इंटू टी आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी भी a इंटू टी आ रहा है। तो दोनों से मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं कि जो एरिया होगा वो किसको देगा, चेंज इन वेलोसिटी को देगा। समझ गए, पक्का। तो जैसे अगर आपको एटी ग्राफ अगर दिया हुआ है और आपसे पूछेगा बताओ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको, तो चुप ऐसा, ठीक है, ऐसे करके मैंने बना दिया और यहां पे मैंने कहा कि इसकी एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड तक। इसका एक्सीलरेशन देखो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0 से स्टार्ट हो गया एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम है, और ये मान लो हो गया यहाँ पे जाके ये 5 सेकेंड हो गया, ठीक। अब एटी ग्राफ मैंने आपको बोला है, अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ 0 से लेकर 5 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा मैंने कि 0 से लेकर 5 सेकंड में इस ग्राफ को देख के बताइए कि एक्सीलरेशन में कितना, वेलोसिटी में कितना चेंज है। अब बोले सर एटी ग्राफ आपने दे दिया है और चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा हूं, कैसे निकालेंगे। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर एटी ग्राफ का जो एरिया होता है, किसका ग्राफ, कौन सा ग्राफ मैं लिख दे रहा हूं, एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये फिगर कैसा दिख रहा है, तो सर ये फिगर मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, तो कर दो। तो डेल्टा v इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना बच्चा 5 और हाइट कितना है 10, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको काट दो 5। तो वेलोसिटी में चेंज कितना है 25 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है। समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इससे ज्यादा ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा मैं उसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा, इसके बाद आप लोगों को ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको मजा आ जाएगा और आपको टफ नहीं लगेगा। ध्यान रखना, आपको टफ नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा। समझ गए। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। सुनो, जैसे एक क्वेश्चन है, समझना, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बताने जा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक। बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंड करेंगी, ध्यान रखना। क्या है, मान लो बच्चा मैंने अगर ये रहा x और ये रहा t, ये रहा x और ये रहा t, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने बनाया। कौन सा ग्राफ है ये, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ग्राफ मैंने कुछ दो ग्राफ बना दिए, एक ऐसा, कुछ ये ऐसा गया हुआ है, तो ठीक, अच्छा ऐसा, और एक ग्राफ मैंने बना दिया है कुछ ऐसा, और ये x है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बच्चा कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन। याद है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। आपको पूछे बताओ ये कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है।
तो ये नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है। ठीक है, अच्छा सर क्या है? अब अगर आपसे मैं पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ है जो एक्सीलरेटेड मोशन को, एक्सीलरेशन, या आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक्सीलरेशन या फिर कौन सा ग्राफ इसमें से रिटार्डेशन को शो कर रहा है। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन को कौन सा ग्राफ शो कर रहा है ये बताइए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर एक्सीलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है। एक्सीलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है। और रिटार्डेशन कब होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है। वेलोसिटी अगर कम हो रहा है तो रिटार्डेशन, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन। अच्छा सर, तो सारी चीजें हैं, पर सर यहाँ पे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दिया नहीं कि हम बता पाएंगे। मैंने कहा हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है। तो यहाँ पे तो कौन सा ग्राफ दिया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो क्या करें सर? तो आप जरा सोचो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, कौन होता है बच्चा? स्लोप। वो क्या देता है हम लोग को? वेलोसिटी देता है। उसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो अगर मैं स्लोप कैसे ट्रीट करूं, यहां पे जरा ध्यान देना। अगर मैं किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चाहता हूं कि देखना है कि मुझे यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, तो मुझे यहाँ पे एक स्लोप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक स्लोप बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बना दूंगा, समझ रहे हो? मैं पूछूंगा अगर मुझे यहाँ पे अगर देखना है कि वेलोसिटी कितना है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे स्लोप बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ वेलोसिटी कैसा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे करके स्लोप, देखो स्लोप बना रहा हूँ सीधा सीधा ऐसे करके। ठीक, अच्छा अब मैं क्या देखूंगा? अब मैं देखूंगा कि जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। अच्छा सर, स्लोप वेलोसिटी, और स्लोप किस पे डिपेंड करता है? तो एंगल पे, थीटा पे डिपेंड करता है। और थीटा हम लोग कहां से देखते हैं? तो सर इस एक्स एक्सिस से थीटा देखते हैं। तो आप जरा ध्यान दो बच्चा, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे पैरेलल टाइप से ऐसे बना रहा हूं, यहाँ का एंगल, और फिर मैंने यहाँ बनाया एक यहाँ का एंगल और ये यहाँ का एंगल। तो यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ ये मान लो θ1, θ2, θ3। तो बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि θ1 ज्यादा है, फिर θ2 कम है, θ3 उससे भी कम है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना कि θ1 सबसे बड़ा, θ2 उससे छोटा, सबसे छोटा θ3, है ना? तो जिसका थीटा बड़ा उसका स्लोप बड़ा, समझ लो, उसका स्लोप बड़ा। तो सबसे छोटा स्लोप किसका हो गया? 3 का, ये 2 का, ये 1 का, समझे? तो अगर स्लोप इसका सबसे बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट टाइप का आपका जो स्लोप होता है मुझे क्या देता है? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी ऑफ 1 बड़ा, उससे छोटा वेलोसिटी ऑफ 2, उससे छोटा वेलोसिटी ऑफ 3। तो आप एक बात बताओ, जब हम लोग यहां से टाइम के साथ जब बढ़ रहे हैं तो इसका जो वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी v1, यहाँ का v2, यहाँ का v3, तो बेटा वेलोसिटी देखो तो ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। समझे? क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, या फिर आप इसको बोल दो डीएक्सीलरेशन। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और सोचो अगर यहाँ की बात करो तो हर एक, अब मुझे यहाँ पे अगर वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे देता है वेलोसिटी, तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो हर एक पॉइंट पे क्या बना दूं? ऐसे करके स्लोप, देखो ऐसे करके स्लोप। अगर मैं यहाँ पे आपसे एंगल के बारे में पूछूं तो देखो बेटा एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बच्चा, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन। कुछ समझे? तो यहां से उठा के आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, समझ रहे हो? बहुत फेमस क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं, आपके दिमागी घंटी बजनी चाहिए कि अच्छा यहाँ एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। समझ गए? अब देखो सर ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। अब थोड़ी मोड़ी बातें और देखो, अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, थोड़ा सा और लेवल अप कर देते हैं, हल्का सा, है ना? जैसे मान लो बच्चा एक अगर आपको वेलोसिटी, है ना, ये मिसलेनियस में हो गया, ये स्टेज 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्टेज 1 में भी आ सकती है, बड़ी सीधी है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ कैसा बनता है सर? अभी तो v और t पढ़े थे, आप डिस्प्लेसमेंट लेकर आ गए। तो बच्चा v और s के बीच में रिलेशन कैसा होता है? जरा आप याद करो तो आपको याद आएगा v और s के बीच में रिलेशन, ठीक? अच्छा सर, v और s के बीच में रिलेशन, और एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक? तो v है
एस है और ए है। तो याद करो वी एस और ए में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो a अगर कांस्टेंट है तो बेटा वेलोसिटी और s के बीच में जो आपको दिख रहा है इक्वेशन, ये कैसा बच्चा डिग्री 2 वाला इक्वेशन है। तो कभी एक चीज याद रखना, अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में है, मतलब कुल मिला के अगर लीनियर इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा लीनियर इक्वेशन, 9th में मैथ में आप लोग पढ़ चुके होंगे। लीनियर इक्वेशन याद है ऐसे करके, मान लो लिख दिया x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, तो अगर डिग्री हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर बनेगा। तो आप इसके लिए अगर ग्राफ भी बनाओ, मान लो सॉल्व करते x की वैल्यू 2 आया, अब इसके लिए मैं आपसे पूछूंगा ग्राफ बच्चे कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर ये रहा 1 ये रहा 2, तो यहाँ पे पॉइंट 2 होता है, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक, तो बेटा देखो हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 ही होगी ना, x इज इक्वल टू 2, समझ गए। इसके हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी 2, y बढ़ रहा है नो डाउट, y भी कुछ है बट x की वैल्यू बच्चा कैसा है 2 है ना, समझ गए। तो इन सारे पॉइंट को जोड़ा तो स्ट्रेट लाइन बन गया। चलो मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल्स का जो पावर है वो कितना है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो जब भी हाईएस्ट डिग्री होता है तो कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन। कैसे मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको, तो x इज इक्वल टू बच्चा आप लिख सकते हो 4 माइनस वाई और 4 माइनस वाई, और कभी भी आपको अगर लाइन ड्रॉ करना है ना तो आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट हम कैसे ले लेते हैं, आपने पढ़ा है तो पहले गुड मैथ्स में, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो, x और y। तो मान लो मैंने कहा कि अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी, तो y अगर 0 है तो x की वैल्यू 4, और y अगर मान लो मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ अपने मन से, कुछ भी ले सकते हो कोई भी, तो y अगर आप 4 लोगे तो x कितनी आ जाएगी 0। तो इसके लिए अगर मैं पॉइंट बोलूँ कि बताओ बच्चे पॉइंट कितना आएगा, तो मान लो ये 1 2 3 और ये 4 है, और ये 1 2 3 और 4 है, तो एक पॉइंट हमें मिला कौन सा 4 और 0, ये रहा 4 और 0, और एक पॉइंट क्या मिला 0 और 4, ये वाला पॉइंट 0 4, तो दोनों को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को स्ट्रेट लाइन। ये मैथ्स का पोर्शन है, मैथ्स पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, बट फिलहाल आपको आइडिया और कैसा बना है स्ट्रेट लाइन। कभी भी लीनियर इक्वेशन होता है तो कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन। इसीलिए याद करो जब भी मैं v और t के बीच का ग्राफ बना रहा था, कैसा ग्राफ बना रहा था बच्चा, v और t के ग्राफ, तो कैसा बना रहा था स्ट्रेट लाइन बना रहा था ना। अगर एक्सीलरेशन कैसा है कांस्टेंट, तब एक्सीलरेशन जब भी कांस्टेंट होगा तो v और t के बीच का जो ग्राफ रहता है स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों, याद करो v इज इक्वल टू u प्लस क्या होता है बच्चा 80, है कि नहीं है। तो देखो v की भी डिग्री 1, t की भी डिग्री 1, तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। कैसे याद रखोगे, हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और कभी भी अगर डिग्री 2 वाला रहेगा, अगर डिग्री 2 वाला अगर ऐसा कुछ है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो जब डिग्री 2 होगा ना तो हमेशा ग्राफ कैसा बनता है बच्चा, कर्व बनता है। कैसा बनता है ग्राफ, कर्व बनता है, डिग्री 2 के लिए कर्व बनता है। तो जैसे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो यहाँ पे बच्चे डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा v और s के बीच का ग्राफ, देखो एक्सप्रेशन कांस्टेंट और v और s के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इसका ग्राफ बनेगा हमेशा बच्चे कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन। कर्व मतलब ऐसे ऐसे, अब कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, दिमाग में बिठा लो। डिग्री 2 हो 3 हो तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता है। और थर्ड इक्वेशन हम देख रहे हैं कि v और s के बीच में रिलेशन कैसा है बच्चा, तो सर v और s के बीच में s, देखो डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2, जो वेरिएबल्स होते हैं उसी के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो वेरिएबल कौन है, v है, u है, ये तो कांस्टेंट s, तो v और s में अगर हम देखें तो यहाँ डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। सर आपने ऐसा क्यों पढ़ाया, तो चलो बताते हैं मैंने ऐसा क्यों पढ़ाया। तो देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे टफ किया है चीजों को, समझ रहे हो, एक बार पढ़ डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला। अच्छा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, देखो बड़ा सिंपल सा, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, समझ रहे हो, किसी मान लो किसी हाइट पे बैठ के हम अगर किसी बॉल को ऐसे करके गिराएंगे, यहाँ से हमने ऐसे करके ड्रॉप कर दिया, तो बच्चा अगर हम इसको ड्रॉप करें तो हमें अच्छी तरह पता है कि जो धरती है हर चीज को a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट कराता है। एक्सलेशन कांस्टेंट होता है, एक्सलेशन कैसा होता है
कांस्टेंट। लास्ट क्लास में बच्चा मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था कि सर एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है। अच्छा सर ये बात समझ में आई। अब मैं इस बार ग्राफ बनाना चाहता हूं v और s के बीच में, मतलब हाइट और वेलोसिटी के बीच में। किसके किसके बीच में? हाइट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो रिलेशन तो हमें पता है कि सर v² = u² + 2s। अभी तुरंत बताया था बच्चा कि कर्व तो बनेगा, तो कैसा बनेगा उस पर जरा ध्यान लगाते हैं। तो पहले तो आप सोचो, इतना तो तय है कि अब हमें टाइम नहीं देखना, हमें देखना है v और s के बीच का रिश्ता कैसा होगा। जरा हम इसको फील लेते हैं, फिर इससे भी बना लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं, पहले फील लेते हैं थोड़ा। बच्चे एक बात बताओ, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं इसको ऐसे यहां से ड्रॉप करूंगा, है ना, तो अगर कोई मान लो खड़ा होकर यहां से देख रहा है और कोई यहां पे देख रहा है और कोई यहां से देख रहा है, ठीक, मान लो टोटल जो भी डिस्टेंस हो, यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस, जब बॉल यहाँ से आया तो सपोज कर लो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 मीटर का। जब यहाँ आया तो मान लो उसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर का। यहाँ आया इसने डिस्टेंस कवर किया मान लो 3 मीटर का, ठीक। अच्छा सर, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी, तो वो डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ v1, v2 और v3 कितना होगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सर v² = u² + 2as। तो बेटा v1² इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 ड्रॉप किया है, प्लस 2a × s, है ना। तो v1 = बच्चा कितना हो जाएगा? 2 × a बच्चा कितना, ये तो फिक्स है 10, s कितना होगा 1, देख लो v1²। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो v1 = कितना हो जाएगा? √2 × 10 मतलब √20 आया, ध्यान दो कितना आया? √20। अच्छा सर, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ v2 कितना होगा? v2, तो आप बोलोगे सर फिर से v2² = वही इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 × a × s। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चा फिर से देखो, इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सप्रेशन तो फिक्स है बच्चा 10, और s इस बार उसमें कितना चला? 2 चला। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे 2 कर दो। तो अब यहाँ पे बच्चा 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20, और 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40। तो v2 = √40। समझ में आया? 2 × 10 20, 20 to 40। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि v3 कितना होगा, मैं आपसे पूछूं कि बच्चा v3 कितना होगा, तो फिर से बच्चा 0 का स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह 10, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? 3 कर दिया। समझ रहे हो? तो अब जरा देखो तो यहाँ पे कितना 2 × 10 बेटा कितना हो जाएगा? 50, 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60, √60। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप जरा देखो कि क्या ये जो है वेलोसिटी जो है s के साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है। पहले 1 मीटर में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? √20। नेक्स्ट वाले में कितना हो गया? √40। नेक्स्ट वाले में कितना हो गया? √60। बच्चा समझ रहे हो? ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। सर आपने ऐसा लिखा, इससे आप क्या समझाना चाहते हैं? जरा समझो ध्यान से कि यहां पे बच्चा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी बच्चा वो फिक्स नहीं रह रही है। समझ रहे हो? वेलोसिटी उसकी देखो लगातार चेंज हो रही है। देखो ऐसा तो नहीं रहा कि वेलोसिटी हर जगह क्या रहा है? चेंज। यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? देखो तो जैसे जैसे हमने s की वैल्यू बढ़ाई है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी है। जैसे जैसे s की वैल्यू बढ़ाई है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा समझो कि हर एक पॉइंट पे अगर कोई यहां से यहां देख रहा है तो हर जगह इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। मतलब ये जब इतनी दूरी पे था तो उसकी वेलोसिटी कुछ है, तो अगले दूरी पे उसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, दूरी के साथ वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हर जगह जो वेलोसिटी हुई बेटा जितना दूर हो जाते जाएगा उतना ज्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। देखो दिखा ना, v1 पे इतना था, v2 पे इतना, v3 पे इतना, और v1 किसकी बात करें? जब वो s1 पोजीशन पे था, जब s2 पे था, जब s3 पे था। तो जब इसके साथ हम देख रहे हैं तो मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस वो ट्रेवल करते जा रहा है वैसे वैसे जितना दूर हो जाते जा रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी और बढ़ते जा रही है। समझ गए? तो इसका ग्राफ सर कैसे बनेगा? इसका ग्राफ सर कैसे बनेगा? तो देखो बच्चा होता क्या है ना कि इसका जो ग्राफ बनेगा तो हमने क्या जब हम उसको ड्रॉप करें तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चे? धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ बढ़ती तो है, हम लोग h के साथ इस केस की बात करें तो h के साथ वेलोसिटी सर बढ़ तो रही है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाती। कैसे जाती है? कर्व ऐसे जाती है। देखो कुछ ऐसा।
समझ रहे हो? कुछ ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे, ये v और h के बीच का ग्राफ। समझ गए? ये देखो बहुत तीखा ऐसे कर्व गया, स्ट्रेट लाइन कैसे कर्व गया है, कर्व। ठीक है, कर्व हमें कैसे पता चला? तो डिग्री जब 2 होता है तो कभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे करके कर्व जैसा बनेगा। समझ गए? तो ये वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ड्रॉप किया तो बताओ v और h के बीच का ग्राफ क्या होगा, या v या s के बीच का ग्राफ क्या होगा। तो ऐसे बढ़ तो रहा है वेलोसिटी लेकिन कर्व, क्योंकि क्या हो रहा है ना बच्चा कि डिस्टेंस कम ही ट्रेवल कर रहा है वो, लेकिन कम। देखो पहले इतना, इतने वाले में इतना, अगले वाले में फिर इतना, फिर अगले वाले में इतना, मतलब जितना ज्यादा दूर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी उस पोजीशन पर, उस पोजीशन पे पिछले वाले से और ज्यादा हो, उस पे और ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? तो डिग्री 2 है तो कर्व बनेगा, बस इतना दिमाग मेरे को, हायर क्लास में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल हमें बस ये बात पे फोकस करना है, डिग्री 2 की तो कर्व बनेगा, और बाकी ये तो क्लियर था कि छोड़ेंगे तो वेलोसिटी बढ़ता है, तो बढ़ता है ग्राफ बनाया, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बना के कैसा बना दिया, कर्व। दैट्स ऑल। समझ गए? अब से रिटर्न होगा तब फिर कैसा बनाएंगे? तो मैंने कहा ठीक है, अगर हाइट के साथ देखा जाए तो जब छोड़ा हमने तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है, ठीक। जब टकराएगा तो वेलोसिटी बेटा उस टाइम पे कितनी होगी, ऐसे करके आया, टकराया, टकरा के जब वो रिटर्न जाने लग पड़ेगा, कैसे जाने लग पड़ेगा, रिटर्न, टकरा के जब रिटर्न जाने लग पड़ेगा तो ऊपर वाले को नेगेटिव लिया तो इसको क्या, सॉरी ऊपर वाले को अगर पॉजिटिव लिया तो नीचे से फिर ऊपर जाने वाले को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, तो चुप। उसके बाद बेटा क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, फिर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी, लेकिन फिर कैसे होगी, कर्व में ही होगी। पहले हम लोग कैसे करते थे, ऐसे बना देते थे, अब कैसे बनाएंगे, ऐसे कर्व जैसा। समझ गए? पक्का? तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, ठीक। क्योंकि जब टकराता है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, समझ रहे हो, लीनियरली नहीं है, डिग्री 2 है, हमेशा ध्यान में ये रखना है कि v² है तो सीधा नहीं बनेगा, कर्व बनेगा, हमेशा पूरी फिजिक्स में कहीं भी ग्राफ आ जाए, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा टुडेज लेक्चर। होपफुली आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्टेज 1 स्टेज 2 मैं दोनों को कवर करके चल रहा हूं, समझ गए? तो ऐसे ही लेक्चर में अपना प्यार मोहब्बत देते रहिए, सपोर्ट करिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो इंस्टा पे मुझे डीएम करिए, साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा करके आप इंस्टा पे सर्च करोगे, मैं आ जाऊंगा, वहां पे आप कनेक्ट होकर मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, और जो भी आपके मन में डाउट्स वगैरह है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें मैं वहां पे बताऊंगा, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, मन लगा के पढ़ो। जय हिंद।